हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में और साथ ही साथ हम लोग कंडक्टर के ट्रांसपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये जो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है इसको हम लोग डबल सर्किट लाइन भी बोल सकते हैं और हर एक जो फेस होता है उसमें हमें 2 वायर मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसी जो लाइन होती है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर हमें टोटल कितनी फेस दिखाई दे रही है? 3 फेस। यहाँ पर एक फेस, दूसरी फेस यहाँ पर और तीसरी फेस यहाँ पर। और ये वाले एंड में भी हमें 3 फेस दिखाई दे रही है। एक फेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी फेस यहाँ पर दिखाई दे रही है और तीसरी फेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में हमें बेसिकली मिलती है डबल सर्किट। हम लोग डबल सर्किट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हमें एक आर्म मिल रहा है और यहाँ पर भी, मतलब ये जो क्रॉस आर्म है इसके हमें 2 एंड मिल रहे हैं। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, राइट। तो यहाँ पर ये डबल सर्किट, ये जो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है हमें इसमें 3 फेसेस मिलेंगे, राइट। और ये थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग डबल सर्किट लाइन भी बोल सकते हैं। डबल सर्किट लाइन ईच फेस हैज़ 2 वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल सर्किट लाइन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं या फिर ये थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमें बल्क अमाउंट में अगर पावर ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तो ऐसे केस में हमें थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन लगेगी। डबल सर्किट लाइन इज़ यूज टू इंक्रीज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग इंक्रीज करने के लिए या फिर बल्क अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। सिंगल सर्किट लाइन हैज़ फेस कंटेनिंग ओनली 1 वायर यूज फॉर लो पावर ट्रांसमिशन लाइन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है ये है डबल सर्किट लाइन। सिमिलरली हमारे पास सिंगल सर्किट लाइन भी होती है। जो सिंगल सर्किट लाइन होती है उसमें कितनी फेस होती है? सिंगल सर्किट सर्किट लाइन हैज़ फेस कंटेनिंग ओनली 1 वायर। जो सिंगल सर्किट लाइन होती है उसमें हमें फेस मिलती है जिसमें हमें एक ही वायर मिलता है, जो कि बेसिकली लो पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। आपको यहाँ पर ये इतना याद रखना है कि थ्री फेस ट्रांसमिशन लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें हमें बेसिकली कितनी फेस मिलती है? 3 फेस मिलती है। कुछ इस तरीके से 3 फेस मिलते हैं। और ये थ्री फेस ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें बल्क अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। सिमिलरली हमारे पास सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भी होती है, सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन भी होती है। और वो जो सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं लो पावर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल सर्किट लाइन इज ऑल्सो नोन एज 6 कंडक्टर लाइन। यहाँ पर आपको टोटल कितने कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं? 6 कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3। तो यही रीज़न की वजह से डबल सर्किट लाइन को हम लोग 6 कंडक्टर लाइन भी बोलते हैं। डबल सर्किट का मतलब क्या होता है? जो क्रॉस आर्म होगी उसके आपको 2 एंड मिलेंगे, एक एंड यहाँ पर और दूसरा एंड यहाँ पर। कोई कोई टावर ऐसे भी रहते हैं जिसमें हमें सिर्फ क्रॉस आर्म का एक ही एंड मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडक्टर इन डबल सर्किट लाइन कैन बी अरेंज, या फिर हम लोग पूछ सकते हैं जो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन हमने बना तो थी बल्क अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, मगर ये थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है, आप इसको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज कर सकते हैं। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। कंडक्टर इन डबल सर्किट लाइन या फिर बोल सकते हैं थ्री फेज पावर लाइन कैन बी अरेंज इन 2 कॉन्फ़िगरेशन। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अभी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो सिमेट्रिकल स्पेसिंग के बारे में। तो हम लोग सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ही कंसिडर करते हुए चलेंगे, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ही बोलते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कंडक्टर आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें कितने कॉर्नर्स मिलते हैं? हमें 3 कॉर्नर्स मिलते हैं। वो 3 कॉर्नर्स पर आप 3 कंडक्टर को लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें जो कंडक्टर होते हैं उसको हम लोग अलाइन करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के एजेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया, दूसरा कंडक्टर यहाँ पर, तीसरा कंडक्टर यहाँ पर। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी और ये कंडक्टर सी, तीनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंडक्टर है, यहाँ पर ये कंडक्टर भी और यहाँ पर ये कंडक्टर सी। कंडक्टर बी और कंडक्टर सी दोनों के बीच का गैप डी। कंडक्टर बी कंडक्टर ए दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर उसकी डी। कंडक्टर सी और कंडक्टर ए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? वो होगा डी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो कंडक्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो कंडक्टर होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर अलाइन किए जाते हैं।
इमेजिनरी इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करते हैं और उसके कॉर्नर्स पर हम लोग कंडक्टर को अलाइन कर देते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें हम लोग कंडक्टर को कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग। अब ये एसिमेट्रिकल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? इन एसिमेट्रिकल स्पेसिंग कंडक्टर इज अलाइन ईदर इन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और इन वर्टिकल स्पेसिंग। एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इस प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ये जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हमने जो कंसिडर किया है ये बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं होता। जो प्रैक्टिकल में हमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है वो होता है एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो कंडक्टर होगा उसको हम लोग या तो हॉरिजॉन्टली लगाएंगे या तो वर्टिकली लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर में कंडक्टर हॉरिजॉन्टली लगे या फिर वर्टिकली लगे। ऊपर ये कंडक्टर है, फिर नीचे कंडक्टर है, फिर उसके नीचे कंडक्टर है। यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो कंडक्टर है वो कैसे वर्टिकली है। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्टिकल स्पेसिंग या फिर बोल सकते हैं वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो कंडक्टर होंगे वो या तो वर्टिकली होंगे या तो हॉरिजॉन्टली होंगे। अगर वर्टिकली लगे तो हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है वो वर्टिकल स्पेसिंग है। हॉरिजॉन्टली लगे तो इसका मतलब कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वर्टिकल स्पेसिंग हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। वर्टिकल स्पेसिंग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कंडक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर जा रहे तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। कंडक्टर अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे इसका मतलब वर्टिकल स्पेसिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे, कंडक्टर है, फिर कंडक्टर बी, फिर कंडक्टर सी। तो यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, इसका मतलब वर्टिकल स्पेसिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर है, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी, हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हमें कहाँ पर मिलती है? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बेसिकली अगर हम लोग रूरल एरिया में अगर हम लोग टावर्स कंसिडर करें, आई मीन इलेक्ट्रिक पोल कंसिडर करें, तो वहाँ पर जो कंडक्टर होते हैं कुछ इस तरीके से लगे होते हैं और हमें कौन सी स्पेसिंग मिलती है? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मिलती है। और जो वर्टिकल जो स्पेसिंग है वो हमें कहाँ पर मिलती है? ऑब्वियसली ट्रांसमिशन लाइन में मिलती है। ये जो वर्टिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें कहाँ पर मिलता है? ट्रांसमिशन लाइन में मिलता है। तो यहाँ से हमने सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दोनों के बारे में डिस्कस किया। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो कंडक्टर होते हैं कुछ इस तरीके से लगे होते हैं कि जो कंडक्टर है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है वो प्रैक्टिकल स्पेसिंग नहीं होती है। हमने बात किया एसिमेट्रिकल स्पेसिंग के बारे में। एसिमेट्रिकल स्पेसिंग ऐसी स्पेसिंग होती है जिसमें जो कंडक्टर होंगे वो या तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे या तो वर्टिकली अलाइन होंगे। और जो एसिमेट्रिकल जो स्पेसिंग होती है वो प्रैक्टिकल स्पेसिंग होती है। ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो कंडक्टर होते हैं वो एसिमेट्रिकल लगे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के केस में। और कैसा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है? वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इलेक्ट्रिक पोल के केस में जो कंडक्टर होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? जो कंडक्टर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में लगे होते हैं और हमें वहाँ पर एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इलेक्ट्रिक पोल पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिमेट्रिकल स्पेसिंग और एसिमेट्रिकल स्पेसिंग में होता क्या है? सिमेट्रिकल स्पेसिंग में होता क्या है? तीनों कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो सेम होगा। इन सिमेट्रिकल स्पेसिंग इंडक्टेंस ऑफ ऑल द कंडक्टर रिमेन सेम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर ए का इंडक्टेंस, कंडक्टर बी का इंडक्टेंस, कंडक्टर सी का इंडक्टेंस, तीनों कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो सेम होने वाला है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन सिमेट्रिकल स्पेसिंग इंडक्टेंस ऑफ ऑल द कंडक्टर रिमेन सेम। कंडक्टर ए का इंडक्टेंस, कंडक्टर बी का इंडक्टेंस, कंडक्टर सी का इंडक्टेंस, ये तीनों जो इंडक्टेंस हो गए, तीनों कंडक्टर के जो इंडक्टेंस हो गए वो सेम हो गए सिमेट्रिकल स्पेसिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सिमेट्रिकल स्पेसिंग में जो कंडक्टर के जो इंडक्टेंस होते हैं वो बराबर में होते हैं। जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है वो आइडियल स्पेसिंग होती है, एप्लीकेबल नहीं होती प्रैक्टिकल केसेस के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सिमेट्रिकल स्पेसिंग डू नॉट कॉज एनी रेडियो इंटरफेरेंस इन टेलीकम्युनिकेशन लाइन। और जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग है उसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन लाइन में किसी भी तरीके का रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होता। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, तीनों पॉइंट से हमने क्या समझा? सिमेट्रिकल स्पेसिंग के केस में जो कंडक्टर के जो इंडक्टेंस हो गए वो सेम होने वाले, और जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है प्रैक्टिकल केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, और सिमेट्रिकल स्पेसिंग में कोई रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होता। आई होप आपको पता होगा रेडियो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। रेडियो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? हमारी ट्रांसमिशन लाइन में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट हो रही है वो हमारी नेबरिंग जो टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्किट होती है, जैसे कि हमारी जो फ़ोन की जो लाइन होती है, फ़ोन की लाइन में ये ईएमएफ जा सकता है। तो अगर ये ईएमएफ ट्रांसमिशन लाइन में पावर फ्लो हो रहा है, पावर फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर फ़ोन की लाइन में चले जाए, टेलीफोन की जो लाइन है अगर उसमें चले जाए, तो टेलीफोन की लाइन में क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है वो किसी भी तरीके का रेडियो इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करती टेलीकम्युनिकेशन लाइन में। मगर ये एसिमेट्रिकल स्पेसिंग में होता क्या है, एसिमेट्रिकल स्पेसिंग में अपोजिट होता है। एसिमेट्रिकल स्पेसिंग में होता क्या है, कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो सेम नहीं होता। कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी, ये तीनों कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हमें सेम नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है उस पर रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एसिमेट्रिकल स्पेसिंग की वजह से, इन एसिमेट्रिकल स्पेसिंग इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर रिमेन अनइक्वल। कंडक्टर ए का इंडक्टेंस, कंडक्टर बी का इंडक्टेंस, कंडक्टर सी का इंडक्टेंस, तीनों कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो सेम नहीं होने वाला, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, ये इंडक्टेंस से सेम नहीं होने की वजह से होगा क्या, तीनों जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एसिमेट्रिकल स्पेसिंग में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंडक्टेंस से सेम नहीं होगा तीनों कंडक्टर का। यहाँ पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर बी, और ये कंडक्टर सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी, तीनों का जो इंडक्टेंस है वो बराबर में नहीं होने वाला इन एसिमेट्रिकल स्पेसिंग। मान लेते हैं कंडक्टर ए का जो वोल्टेज ड्रॉप है V1, कंडक्टर बी का वोल्टेज ड्रॉप V2, कंडक्टर सी का वोल्टेज ड्रॉप V3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अनइक्वल इंडक्टेंस की वजह से होगा क्या, ये तीनों कंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी सेम नहीं होगा। ये V1 वोल्टेज ड्रॉप, V2 वोल्टेज ड्रॉप, V3 वोल्टेज ड्रॉप, ये तीनों सेम नहीं होने वाले, तीनों अनइक्वल हो गए। जिसकी वजह से होगा क्या, रिसीविंग एंड पर हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो अनबैलेंस होगा, और जो करंट होगा वो भी अनबैलेंस होगा। तो ड्यू टू डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ अनबैलेंस्ड और कैन से अनइक्वल। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है एसिमेट्रिकल स्पेसिंग का। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग है वो टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर रेडियो इंटरफेरेंस भी क्रिएट करती है। एसिमेट्रिकल स्पेसिंग, एसिमेट्रिकल लाइन, या फिर बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल स्पेसिंग, या फिर बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। एसिमेट्रिकल स्पेसिंग कॉज रेडियो इंटरफेरेंस इन टेलीकम्युनिकेशन लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपको पता होना चाहिए जो लाइन का जो इंडक्टेंस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, GMD के ऊपर डिपेंड करता है। और जो GMD होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, GMD डिपेंड ऑन कंडक्टर डिस्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर की पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो यहाँ से हमने एसिमेट्रिकल लाइन से क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एसिमेट्रिकल लाइन या तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन या तो वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में होगी। एसिमेट्रिकल स्पेसिंग में होगा क्या, जो कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो सेम नहीं होने वाला। कंडक्टर का इंडक्टेंस सेम नहीं होने की वजह से होगा क्या, कंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होने की वजह से होगा क्या, रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज होगा वो अनबैलेंस होगा और अनइक्वल होगा। सिमिलरली हमने ये देखा, और अनबैलेंस वोल्टेज और अनबैलेंस वोल्टेज अगर रिसीविंग साइड पर है तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है पावर सिस्टम में। हमें रिसीविंग साइड पर जो वोल्टेज है वो हमें बैलेंस मिलना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और सिमिलरली हमने ये देखा कि रिसीविंग एंड पर हमें अनबैलेंस वोल्टेज मिलता है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, रेडियो इंटरफेरेंस भी क्रिएट होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है। तो ऐसे केस में हम लोग करें क्या, एसिमेट्रिकल स्पेसिंग के हमें डिसएडवांटेजेस भी मिल रहे, मगर एसिमेट्रिकल स्पेसिंग प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल होती है। तो ऐसे केस में हम लोग करें क्या, जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग है उसके जो ड्रॉप है कि उसको हम लोग किस तरीके से मिनिमाइज़ करें। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास होता है एक प्रोसेस जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। ये ट्रांसपोजिशन प्रोसेस में जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो ड्रॉबैक होते हैं, वो बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर हम लोग बहुत हद तक के नहीं, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एसिमेट्रिकल स्पेसिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है ये प्रोसेस अप्लाई करने से, ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस अप्लाई करने से भी। ये ट्रांसपोजिशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये ट्रांसपोजिशन प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या थी। प्रॉब्लम थी सबसे पहला रेडियो इंटरफेरेंस की, फिर उसके बाद रिसीविंग साइड पर अनबैलेंस वोल्टेज, और जो हमें जो मिल रहा था, ये दो प्रॉब्लम हमें मिल रही थी एसिमेट्रिकल स्पेसिंग के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो लाइन का जो इंडक्टेंस होता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, GMD के ऊपर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था GMD का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, और जो GMD होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, GMD डिपेंड ऑन कंडक्टर डिस्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर के पोजीशन के ऊपर।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो GMR होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के रेडियस के ऊपर। इससे पहले हमने GMD GMR के ऊपर बात किया है। GMD डिपेंड करता है कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, GMR डिपेंड करता है कंडक्टर के बीच के रेडियस के ऊपर। कंडक्टर का जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट बीच के, जो कंडक्टर का जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करता है GMR। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू वेरी GMD वी नीड टू वेरी पोजीशन ऑफ कंडक्टर। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो लाइन का जो इंडक्टेंस है, जैसे कि हमने डिस्कस किया सबसे पहला जो लाइन का जो इंडक्टेंस है वो अलग अलग मिल रहा है, जिसकी वजह से जो रिसीविंग एंड पर हमें जो वोल्टेज जो मिलता है वो अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो लाइन का जो इंडक्टेंस है उसे हमें क्या करना होगा, वेरी करना होगा। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो इंडक्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करता है, GMD के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू वेरी GMD वी नीड टू वेरी पोजीशन ऑफ कंडक्टर। इंडक्टेंस GMD के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग GMD को अगर हम लोग वेरी करें तो जो इंडक्टेंस होगा वो वेरी करेगा, राइट। और अगर इंडक्टेंस अगर वेरी कर गया तो जो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है कंडक्टर में वो वेरी करेगा। वोल्टेज ड्रॉप वेरी करने की वजह से होगा क्या, रिसीविंग एंड पर तीनों जो ट्रांसमिशन जो लाइन होगी, ट्रांसमिशन लाइन A B C, तीनों में जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो हमें सेम मिलेगा और अल्टीमेटली रिसीविंग एंड साइड पर जो वोल्टेज है वो हमें इक्वल मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं बैलेंस मिलेगा। अब ये बैलेंस सिस्टम, बैलेंस नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे इन डेप्थ बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग GMD को अगर हम लोग वेरी करें, हमें क्या टू वेरी GMD, जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्टेंस को हमें वेरी करना होगा। इंडक्टेंस को वेरी करने के लिए हमें GMD को वेरी करना पड़ेगा। तो GMD को वेरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कंडक्टर है उसकी जो पोजीशन है उसे हमें वेरी करना होगा। टू वेरी GMD वी नीड टू वेरी पोजीशन ऑफ कंडक्टर। और ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कंडक्टर पोजीशन, ये जो कंडक्टर की जो पोजीशन है इसको चेंज करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। एकदम आसान सा प्रोसेस है। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर में हम लोग बेसिकली करते क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर में हम लोग करते क्या है, जो कंडक्टर की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग चेंज करते जाते हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद, जैसे कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर के बाद जो कंडक्टर की जो पोजीशन होगी उसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें फिगर में हमें टोटल कितने कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं, 3 कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें टोटल कितने कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं, 3 कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये कंडक्टर है, यहाँ पर ये कंडक्टर B कंडक्टर है, यहाँ पर ये कंडक्टर B और यहाँ पर ये कंडक्टर C। यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर कंडक्टर, ये कंडक्टर B को हम लोग बोल सकते हैं मिडल कंडक्टर, कंडक्टर C को हम लोग बोल सकते हैं लोअर कंडक्टर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऊपर वाली जो पोजीशन है उसको हम लोग मान लेते हैं P1 पोजीशन, नीचे वाली जो पोजीशन है वो है P2 पोजीशन, और सबसे नीचे वाली जो पोजीशन है वो है P3 पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हर एक किलोमीटर के बाद जो कंडक्टर की जो पोजीशन है उसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। मतलब अगर हम लोग देखें अभी ये जो कंडक्टर है वो ऊपर वाली पोजीशन पे, अपर पोजीशन पे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 किलोमीटर के बाद ये जो कंडक्टर A है उसको हम लोग P2 पोजीशन पर लेके आ जाएंगे। जो अपर कंडक्टर है, यहाँ पर जो अपर कंडक्टर है हर एक किलोमीटर के बाद जो अपर कंडक्टर है उसको पोजीशन P2 पर, मिडल कंडक्टर को पोजीशन P3 पर, लोअर कंडक्टर को पोजीशन P1 पर, और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें अभी ये जो अपर कंडक्टर है वो पोजीशन A पर है, तो 1 किलोमीटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अपर कंडक्टर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से पोजीशन P2 पर लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो मिडल कंडक्टर है उसको हम लोग पोजीशन P3 पर लेके आ जाएंगे 1 किलोमीटर के बाद। और फिर उसके बाद ये जो लोअर कंडक्टर है 1 किलोमीटर के बाद वो पोजीशन P1 पर चले जाएगा, ऊपर वाली पोजीशन पर चले जाएगा। फिर 1 किलोमीटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो कंडक्टर है जो कि है पोजीशन P1 पर, उसको हम लोग पोजीशन P2 पर लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो मिडल वाला जो कंडक्टर है उसको हम लोग पोजीशन P3 पर लेके आ जाएंगे। फिर ये जो लोअर वाला जो कंडक्टर है उसको हम लोग पोजीशन P1 पर लेके आ जाएंगे। फिर 1 किलोमीटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपर वाला जो कंडक्टर है उसको हम लोग पोजीशन P2 पर लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो मिडल वाला जो कंडक्टर है उसको हम लोग पोजीशन P3 पर लेके आ जाएंगे। लोअर वाला जो कंडक्टर है उसको हम लोग पोजीशन P1 पर लेके आ जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। तो ये ट्रांसपोजिशन की वजह से होगा क्या, तीनों कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर B, कंडक्टर C, तीनों का जो इंडक्टेंस होगा वो बहुत हद तक के बराबर में हो जाएगा। तो कंडक्टर A का इंडक्टेंस, कंडक्टर B का इंडक्टेंस, कंडक्टर C का जो इंडक्टेंस है वो दोनों बराबर में हो जाएगा। तो कंडक्टर का इंडक्टेंस बराबर में हो गया, ये कंडक्टर का इंडक्टेंस बराबर में हो गया, इसका मतलब ये कंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर में हो जाएगा। कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप बराबर में हो जाएगा, इसका मतलब जो रिसीविंग साइड पर आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा, बैलेंस वोल्टेज आपको मिलेगा रिसीविंग साइड पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर ट्रांसपोजिशन इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर गेट्स इक्वल
बट देयर विल बी अनबैलेंस करंट रिमेन इन द लाइन। यहाँ पर ये ट्रांसपोजिशन के बाद हो क्या रहा है, जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या हो गया है, वो तो इक्वल तो हो गया है। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो तो इक्वल तो हो गया है। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी हमें कैसा मिलेगा, इंडक्टेंस जब इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप भी हमें बराबर में मिलेगा, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लाइन के इंडक्टेंस के बराबर में होता है, राइट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस अगर कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इंडक्टेंस बराबर है तीनों लाइन का, इसका मतलब तीनों लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा। मगर जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन करंट होगा वो अभी भी बराबर नहीं होगा, जो लाइन करंट होगा वो अभी भी अनबैलेंस होगा, जिसके वजह से होगा क्या, ट्रांसपोजिशन के बाद भी रेडियो इंटरफेरेंस की जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी वो बची ही रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसपोजिशन के बाद जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा, मगर अनबैलेंस करंट लाइन में रहेगा, जिसके वजह से होगा क्या, रेडियो इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम होगी वो रहेंगी ट्रांसपोजिशन के बाद भी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्प्लीटली लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन का करंट ज़्यादा होगा, लोड कम होगा तो ट्रांसमिशन लाइन का करंट कम होगा। मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है वो लोड साइड के ऊपर डिपेंड करता है, और लोड के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लोड के ऊपर कंज्यूमर का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज़ डिपेंड ऑन लोड साइड। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ट्रांसपोजिशन है उसके बाद जो वोल्टेज है वो तो हमें रिसीविंग एंड साइड पर बैलेंस मिल रहा है, मगर जो लाइन का जो करंट है वो हमें अनबैलेंस मिल रहा है, जिसके वजह से जो रेडियो इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम है वो हमें लाइन में ट्रांसपोजिशन के बाद भी मिलती है।